Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will continue with gram-positive villi, that is spore-forming villi part 2. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जीनस क्लॉस्ट्रीडियम. जीनस क्लॉस्ट्रीडियम था वो किस में डिवाइड था, दो टाइप से डिवाइड हो रहा था. कौन कौन सा? एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक की हमने बात कर ली, अब हम किसकी बात करते हैं? एनारोबिक की. एनारोबिक भी क्या होता है? स्पोर फॉर्मिंग विसलाई होता है, मतलब इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीनस क्लॉस्ट्रीडियम, दैट इज एनारोबिक विसलाई. इट इंक्लूड द फैमिली क्लॉस्ट्रीडियसेई स्पीसीज अप्रॉक्सीमेटली 203. इसकी जो ये फैमिली होती है वो कौन सी होती है? क्लॉस्ट्रीडियसेई होती है. और जो स्पीसीज रहती है वो कितनी अप्रॉक्सीमेटली रहती हैं? इसकी 203 स्पीसीज रहती है. मेडिकली इंपॉर्टेंट क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज आर द ग्राम पॉजिटिव विसलाई दैट में बी अरेंज्ड इन शॉर्ट चेन. जो मेडिकली अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो ये क्या रहता है? ये ग्राम पॉजिटिव विसलाई रहती है और ये शॉर्ट चेन्स में ये अरेंज रहते हैं. The pathogenic species are specifically anaerobic spore forming in nature. जो बसलाई होती है, जो इसकी जो स्पीसीज़ है जो कि डिजीज़ कॉज करती है वो कैसी रहती है? मेनली कैसी रहती है? पैथोजेनिक जो नेचर में रहती है वो क्या रहता है? एनारोबिक फॉर्म में रहती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना वो सर्वाइव कर सकती है. और क्या करती है? वो स्पोर भी फॉर्म करती है साथ साथ में. द ह्यूमन पैथोजेनिक स्पीसीज ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम इंक्लूड. जो ह्यूमन पैथोजेनिक स्पीसीज जो है जो कि डिजीज़ कॉज करती है वो क्या क्या स्पीसीज में आते हैं? फर्स्ट वन है हमारा इसमें क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंसिस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी. थर्ड वन है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड द क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइली. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंसिस. क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंसिस क्या है? इसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं? The Clostridium perfringens are the anaerobic forming villi that are hot and cold resistant. जो Clostridium perfringens होता है वो कैसा रहता है? anaerobic forming villi रहता है और ये hot और cold के लिए कैसा रहता है? resistant करता है. Commonly occur in the environment, in the soil, decaying organic matter as well as found in the human intestinal tract. ये commonly जो find out होता है वो soil में मिलेगा हमें. कोई भी जो मटेरियल होता है ऑर्गेनिक मटेरियल अगर उसको हमने डिके कर दिया है कहीं पे तो उसमें मिलेगा ये. एज वेल एज इन द ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और साथ में ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में जिजिनम, इलियम वगैरह पूरा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में ये फाइंड आउट होगा. इसका जो विड्थ रहता है वो कितना रहता है? 0.5 to 2.5 माइक्रोमीटर रहता है और जो इसका लेंथ है वो 1.4 to 2.0 माइक्रोमीटर रहता है. और कैसा रहता है? ये नॉन मोटाइल रॉड्स होती हैं और इनके जो एंड्स होते हैं तो ये कैसे रहते हैं? ब्लंट एंड रहते हैं, मतलब ब्लंट जो होगा वो रहेगा उसमें. अगर एज सिंगल रॉड्स और इन पेयर्स, ये कैसा रहता है? ये सिंगल रॉड्स में प्रेजेंट रहते हैं और समटाइम्स ये पेयर्स में भी प्रेजेंट रहते हैं. सब टर्मिनल स्पोर फॉर्मेशन सीन. इसका जो सब टर्मिनल रीजन रहता है, मतलब जो टर्मिनल एंड होने के पहले उसका जो पहले वाला पार्ट होगा सब टर्मिनल रीजन होगा, उस पर क्या रहता है? स्पोर फॉर्मेशन जो है वो देखा जाता है. द जनरेशन टाइम इज 6.3 मिनट शॉर्टेस्ट. इसका जो जनरेटिंग टाइम है वो कैसा रहता है? 6.3 मिनट रहता है, जो कि एक ये बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट टाइम है इसके लिए. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज़ द 45 डिग्री सेल्सियस विद ए रेंज ऑफ 20 to 50 डिग्री सेल्सियस. जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेता है वो कितना रहता है? 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसकी रेंज क्या रहती है? 20 to 50 जो है डिग्री सेल्सियस में ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकता है, और जबकि 45 डिग्री में ये बेस्ट तरीके से ग्रोथ करता है. नेक्स्ट वन, ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंसिस. अभी क्या क्या क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंसिस की वजह से डिजीज़ कॉज हो रही हैं? फर्स्ट वन हमारा गैस गैंग्रीन कॉज होता है, फूड पॉइजनिंग कॉज होता है, सेल्यूलाइटिस कॉज होता है, और पिग बेल डिजीज़ जो है ये क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंसिस की वजह से कॉज होती है. नेक्स्ट वन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? इंजेक्शन के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब हमने किसी भी खाने में कोई भी चीज़ है कहीं पे ये प्रेजेंट था वो हमने इंजेस्ट कर लिया, कोई वो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआई सिस्टम के अंदर चला गया तो ये इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है. कोई भी बूंद इनॉकुलेशन, कोई भी बूंद हो रखा है तो उसमें ये इनॉकुलेट कर सकता है, और ये पैरेंटल रूट के भी IVIM ऐसे करके ये ट्रांसफ़र हो सकता है.
नेक्स्ट वन है हमारा पैथोजेनेसिस। इसका पैथोजेनेसिस क्या है, ये क्या करता है, जो क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंसिस रहता है ये बहुत सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन है हमारा अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन क्या काम करता है, दैट कॉज टिश्यू डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइटिक इन नेचर। ये क्या कर देता है, ये टिश्यू का डिस्ट्रक्शन कर देता है और ये कैसा रहता है, हीमोलाइटिक रहता है नेचर में। जैसे मतलब हीम का ये क्या करवा देता है, ब्रेक डाउन करवा देता है। और क्या रहता है ये बीटा टॉक्सिन, ये भी क्या काम करता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है। डेल्टा टॉक्सिन क्या करता है, ये क्या करेगा, हीमोलाइसिस ये भी कॉज करेगा, मतलब ये हीम जो होगा उसका ब्रेक डाउन करवा देगा। नेक्स्ट वन है हमारा इप्सिलॉन टॉक्सिन। इस इप्सिलॉन टॉक्सिन क्या कर रहा है, हमारा जो होस्ट की जो सेल की परमेएबिलिटी होती है उसका ये क्या बढ़ा देगा, उसकी सेल की परमेएबिलिटी बढ़ा देगा। लोटा टॉक्सिन क्या करता है, ये भी क्या करेगा, टिश्यू का नेक्रोसिस मतलब टिश्यू का डेथ करवा देता है। कप्पा टॉक्सिन होता है, कप्पा टॉक्सिन क्या करता है, ये कॉज नेक्रोसिस ऑफ होस्ट, ये क्या करेगा, जो होस्ट सेल होगी उसका ही जो नेक्रोसिस होगा उसको ही करा देगा। नेक्स्ट वन है हमारा लैम्डा टॉक्सिन। लैम्डा टॉक्सिन क्या करेगा, टिश्यू का नेक्रोसिस करा देगा और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है और जिलेटिन को भी ये ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट वन है हमारा म्यू टॉक्सिन। म्यू टॉक्सिन क्या करता है, जो हाइड्रोनिक एसिड होता है जो कि हमारे सेल्स वगैरह में काम आता है उसको अच्छा करने के लिए उसको ये ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट वन है हमारा न्यू टॉक्सिन। न्यू टॉक्सिन क्या करता है, एक्ट एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस कॉज टिश्यू नेक्रोसिस। जो न्यू टॉक्सिन होता है ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस के जैसे ये काम कर देता है और ये टिश्यू को डेथ जो है वो करवा देता है। नेक्स्ट वन है हमारा फाइटॉक्सिन। ये क्या करवाता है, साइटोलाइसिन करा देगा और हीमोलाइसिन करा देगा, मतलब ये सेल की सेल का डिस्ट्रक्शन भी करा देगा और ये जो हीम का भी डिस्ट्रक्शन है वो करा देता है। नेक्स्ट वन क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ये क्या शो करता है, ये गैस गैंग्रीन कर देता है। गैस गैंग्रीन क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम एक्सटेंसिव मायोनेक्रोसिस। ये क्या करेगा, जो क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से जो सेल्स जो है वो नेक्रोस्ड हो जाती हैं, सेल का डेथ हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, ये गैस गैंग्रीन में होता है। क्लॉस्ट्रीडियम सेलुलाइटिस ये कॉज करेगा और डर्मेटाइटिस जो होता है स्किन का इन्फ्लेमेशन, जो डर्मिस लेयर है उसका इन्फ्लेमेशन भी करवा देता है। क्लॉस्ट्रीडियम नेक्रोटाइजिंग इंटराइटिस ये क्या करेगा, जो हमारा जेजुनम और इलियम रीजन होता है उसका ये क्या कर देता है, ये उसके टिश्यूज़ को भी नेक्रोस्ट कर सकता है। क्लॉस्ट्रीडियम फूड पॉइजनिंग, और ये क्लॉस्ट्रीडियम फूड पॉइजनिंग भी इसके क्लिनिकल फीचर्स में, अगर किसी को क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो हो रहा है तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। लीफ शेप का जो होगा माइक्रोस्कोपी करने के बाद और बोट शेप का क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसम जो होगा वो इंडिकेट करेगा। स्पोर्स आर नॉट यूजली सीन, इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो नहीं देखे जाते हैं। कल्चर करने पे क्या मिलता है, कल्चर अंडर एनारोबिक कंडीशन इन थियोग्लाइकोलेट एंड ब्लड अगार सोज कंप्लीट हीमोलाइसिस। जब इसका कल्चर करते हैं एनारोबिक कंडीशन में थियोग्लाइकेट में, तो ये क्या करता है, ये ब्लड अगार जो होता है ये क्या दिखाता है, ये कंप्लीट हीमोलाइसिस जो होता है वो शो करता है, मतलब वहाँ पे जो हीम्स होते हैं उसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन जो होता है वो शो करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन हम किसके संग में कराते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज और अदर शुगर के संग में कराते हैं, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन जो होती है वो दिखाई देती है। नेग्लेज रिएक्शन जो कराते हैं वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है लैब डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट वन ट्रीटमेंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सर्जिकल डिब्राइडमेंट कराएंगे। सर्जिकल डिब्राइडमेंट में क्या करेंगे, जो भी टिश्यू जो है वो नेक्रोस्ड किए हैं उनका हम डिब्राइडमेंट कराते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी देते हैं उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए, उसको टॉक्सिन से फ्री करने के लिए। पैसिव इम्यूनाइजेशन कराएंगे, उसके बाद में उसको ट्रीट हो सकता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे रेस्ट है उसको वो देना है कि वो आराम करे तो वो ठीक हो सकता है, और उसको लार्ज फ्लूइड इनटेक है वो कराएंगे कि जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उसकी वो रिमूव आउट हो सकें बॉडी से। नेक्स्ट वन हमारा है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो है उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, दीज आर नॉन कैप्सुलेटेड एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव थिन वेस्लाई। ये जो रहती हैं नॉन कैप्सुलेटेड और एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव और थिन वेस्लाई रहती हैं। ये हीट के सेंसिटिव होती हैं, अगर इनको हीट में रखें तो ये सेंसिटिविटी जो होती हैं वो दिखाती हैं। विड्थ जो होती है इनकी वो कितनी है, 0.5 to 1.8 माइक्रोमीटर, और इनका जो लेंथ है वो कितना है, 2 to 18 माइक्रोमीटर। ये मोटाइल रहती हैं और इनका ड्रम स्टिक लाइक अपीयरेंस इनका रहता है।
अगर एज सिंगल रॉड, ये सिंगल रॉड के एज ए प्रेजेंट रहती हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ का कितना है, इनका 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट वन, डिजीज़ कॉज बाई क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो टेटनस जो होता है वो कॉज करती है। टेटनस को हम लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं। सोर्स एंड मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, इसके क्या सोर्स रहते हैं, मोड्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। commonly found in soil, seaweeds, feces, oceans, sediments and in the human microbial flora। ये commonly किस में फाइंड आउट होती है, सॉइल में फाउंड आउट होती है, सीवीज के अंदर रहती है, गंदे पानी वगैरह में ये रहती है, फीकस के अंदर रहती है, और ओशन जो सेडिमेंटेशन रीजन रह जाता है उसमें रहती है, और ये माइक्रोबियल फ्लोरा में भी प्रेजेंट रहती है। और ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है ह्यूमन के अंदर, ये कंटामिनेटेड वुंड से ट्रांसमिट हो सकती है, सॉइल से और अदर ऑब्जेक्ट से जो है वो ये ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट वन, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है इसका, वुंड कंटामिनेटेड विद स्पोर। जो वुंड रहेगा वो किसके संग में कंटामिनेटेड रहेगा, स्पोर्स के संग में कंटामिनेटेड रहता है। स्पोर्स मल्टीप्लाई एंड जर्मिनेट एट द साइट ऑफ एंट्री। स्पोर क्या करते हैं, जहाँ पे ये जर्मिनेट हुए हैं वहाँ साइट, उस साइट पे ये क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे उस साइट पे, और वहाँ पे ये न्यूरोटॉक्सिन है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। टॉक्सिन फॉर्म्ड एंड इंटर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। टॉक्सिन जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं और साइट ऑफ इन्फेक्शन पे ये एंटर कर जाते हैं इनटू द सीएनएस बाय एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। और ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर चले जाते हैं। किससे जाएंगे, जो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट है उससे ये न्यूरॉन्स के थ्रू होके ये जो उसमें सीएनएस के अंदर ट्रांसमिट कर जाएंगे। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 1 to 60 डेज रहता है। इट्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द साइट ऑफ कंटामिनेटेड वुंड एंड सीएनएस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा कि जो कंटामिनेटेड वुंड है और सीएनएस जो है उसके इन्फेक्टेड पर्सन का, वहाँ पे कितना डिस्टेंस जो है सीएनएस और जो कंटामिनेटेड वुंड है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो साइट रहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना सीवियरिटी से हो रहा है। द टॉक्सिन लीड्स प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक रिफ्लेक्स। जो टॉक्सिन होते हैं जब ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनका जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो पोस्ट सिनेप्टिक जो होता है वो रिफ्लेक्स, वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट सिनेप्टिक रीजन है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पास आउट हो ही नहीं पाएगी। The neck and masseter muscles infect initially that lead initially rigid neck and trismus। ये क्या कर देता है, जो नेक और मासेटर मसल होती है हमारी, ये क्या करेगा, ये इनिशियली इस फेज में ये क्या हो जाएगी, रिजिड होने लगेगी, और ये जो होगा ये लॉक होने लगेगा, जॉ होगा वो लॉक होने लगेगा, और जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो होना बंद हो जाएगा एक टाइम पे। नेक्स्ट वन, लैब डायग्नोसिस। इसके लिए हमें लैब डायग्नोसिस क्या करनी है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे, बैक्टीरियल जो है वो आइसोलेशन करवा देंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर करेंगे, न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड अगार के संग में बायोकेमिकल रिएक्शन से भी इसको हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन देंगे, सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, और मैकेनिकल वेंटिलेशन हम प्रोवाइड करेंगे अगर ये नीडेड है। क्योंकि ये मासेटर मसल है उसको ये लॉक कर देता है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी में जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पर्सन को मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्टिव थेरेपी में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या देंगे, मॉनिटर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो मॉनिटर करेंगे कि उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मॉनिटर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लाइक हाइपरटेंशन, डिस्ट्रिथमियाज, उसका हाइपरटेंशन देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका देखेंगे कोई डिस्ट्रिथमिया तो उसको प्रेजेंट नहीं है। नर्वस सिस्टम को मॉनिटर करेंगे, उसका पैरालिसिस, कन्वर्जन्स, ये सारे साइन देखेंगे। यूरिनरी सिस्टम को उसका मॉनिटर करेंगे, उसके ब्लैडर डिस्टेंशन को देखना है, ऐसी चीज़ों कि उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन को तो क्रिएट नहीं हो रहा, ब्लैडर में कोई डिस्टेंशन तो प्रेजेंट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मॉनिटर करना, देखना है कि उसमें कोई कॉन्स्टिपेशन जैसा साइन सिम्टम ऐसा कुछ तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन तो क्रिएट नहीं हो रहा फीकल मटेरियल का। रिपोर्ट टाइमली फॉर ऑब्जर्वेशन, जो भी साइन सिम्टम्स फाइंड आउट होते हैं उसका टाइमली हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना है।